विद्यार्थियों नमस्कार। हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कलम से रचा गया महाप्राण निराला की स्मृतियों को संजाए हुए ये जो संस्मरण है बसंत के अग्रदूत निराला, ये पढ़ रहे हैं। अज्ञेय जी निराला जी से मिलने जाते हैं और शिवमंगल सिंह सुमन के साथ जब वे निराला की जो नव प्रकाशित रचना है उसे सुनाने का आग्रह करते हैं तो निराला जी दो पुस्तकें लेकर आते हैं। एक शिवमंगल सिंह सुमन को दे देते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन आग्रह करते हैं कुछ लिखने के लिए, लेकिन पुस्तक पे कुछ नहीं लिखते, और अज्ञेय वाली पुस्तक पे कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि आपने मेरी पुस्तक पर तो कुछ नहीं लिखा। और निराला अज्ञेय वाली पुस्तक भी उन्हें लौटा देते हैं। शायद वो अपना नाम लिख देते हैं, निराला अंग्रेजी में NI इतना लिखा, उसे वहीं छोड़ देते हैं। ये हम पढ़ रहे थे निराला फिर उठ सुमन ने पुस्तक ले ली। थोड़े से हतप्रभ तो हुए, लेकिन ये तो समझ रहे थे कि इस समय निराला को उनकी बात से डिगाना संभव नहीं होगा। यह बात शिवमंगल सिंह सुमन भी अच्छी तरह जानते थे कि निराला जी अपने निश्चय के बड़े पक्के थे। उनकी जो मानसिकता मनोवृत्ति को बदलना आसान नहीं है। निराला फिर उठकर भीतर गए और कलम लेकर आए। उनकी दूसरी प्रति उन्होंने उठाई और खोलकर उसकी पुश्ते पर कुछ लिखने लगे। मैं सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगा। मन तो हुआ कि जरा झुककर देखूं कि क्या लिखने जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोक लिया। कलम की चाल से मैंने अनुमान किया कि कुछ अंग्रेजी में लिख रहे हैं। 2-3 पंक्तियां लिखकर उनका हाथ थमा। आंख उठाकर एक बार उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर कुछ लिखने लगे। इसी बीच सुमन ने कुछ इतराते हुए से स्वर में कहा, निराला जी इतना पक्षपात, मेरे लिए तो आपने कुछ लिखा नहीं। और निराला जी ने 1-2 अक्षर लिखे थे, लेकिन सुमन की बात पर चौंक कर रुक गए। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं, निराला तो मर गया। देयर इज नो निराला, निराला इज डेड, निराला मर चुके हैं। अब मैंने देखा कि पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी में नाम के पहले 2 अक्षर लिखे थे NI, लेकिन अब उसके आगे 2 बिंदियां लगाकर नाम अधूरा छोड़ दिया। नीचे एक लकीर खींची और उसके नीचे तारीख डाली 18/5/51 और पुस्तक मेरी ओर बढ़ा दी। पुस्तक मैंने ले ली। तत्काल खोलकर पढ़ा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। निराला ने इसका अवसर भी तत्काल नहीं दिया। खड़े होते हुए बोले, तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूँ। मैंने बात की व्यर्थता जानते हुए कहा, निराला जी हम लोग अभी नाश्ता करके आए थे, रहने दीजिए। और इसी प्रकार सुमन ने भी जोड़ दिया, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी भी मिलेगा, कहते हुए निराला भीतर चले गए। हम दोनों ने अर्थ भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखा। मैंने दबे स्वर में कहा, इसीलिए कहता था कि सवेरे जल्दी चलो, अगर जल्दी आते तो निराला जी के हाथ में कुछ खाने को मिलता। फिर मैंने जल्दी से पुस्तक खोलकर देखा कि निराला जी ने क्या लिखा था। कृतकृत्य होकर मैंने पुस्तक फुर्ती से बंद की तो सुमन ने उतावले से कहा, देखें देखें क्या लिखा है। शिवमंगल सिंह सुमन में भी उत्सुकता है। निराला बड़ा व्यक्तित्व थे हिंदी के, इसलिए उनके हाथ का लिखा कुछ मिल जाए, उनकी हस्तलिपि में कुछ उन्हीं की पुस्तक पे कुछ मिल जाए लिखा, तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है अज्ञेय और सुमन दोनों के लिए। मैंने निर्णयात्मक ढंग से पुस्तक घुटने के नीचे दबा ली और दिखाई नहीं। घर पहुंचकर भी देखने का काफ़ी समय रहेगा। इस बीच निराला एक बड़ी बाटी में कुछ ले आए और हम दोनों के बीच बाटी रखते हुए बोले, लो खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। और फिर भीतर लौट गए। बाटी में कटहल की भुजिया थी। बाटी मतलब कटोरी, कटोरी में कटहल की भुजिया थी। बाटी में ही सफाई से उसके 2 हिस्से कर दिए गए थे। निराला के लौटने तक हम दोनों रुके रहे। यह क्लेश हम दोनों के मन में था कि निराला जी अपने लिए भोजन बना रहे थे, वह सारा का सारा उन्होंने हमारे सामने परोस दिया है और अब दिन भर भूखे रहेंगे। लेकिन मैं यह भी जानता था कि हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। हम मना भी करेंगे तो निराला मानेंगे नहीं। निराला का आतिथ्य ऐसा ही जालिम आतिथ्य है कि वे अतिथि का अनुग्रह या आग्रह किसी प्रकार का वे स्वीकार नहीं करते, और जो उनके मन में होता है वो अतिथि को खिलाते हैं अवश्य ही। सुमन ने कहा, निराला जी आप
हम क्या? निराला जी, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। निराला जी ने एक हाथ सुमन की गर्दन की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाओगे कैसे नहीं? हम गद्दी पकड़ कर खिलाएंगे, यानी तुम्हारी गर्दन पकड़ के खिलाएंगे, तुम्हें खाना पड़ेगा, हम खिला दें। सुमन ने फिर भी हठ करते हुए कहा, लेकिन निराला जी, ये तो आपका भोजन था, अब आप क्या उपवास करेंगे? निराला ने स्थिर दृष्टि से सुमन की ओर देखते हुए कहा, तो भले आदमी, किसी से मिलने जाओ तो समय असमय का विचार भी तो करना होता है। और फिर थोड़ा घुड़क कर बोले, अब आए हो तो भुगतो, अब आए हो तो मेरे हिस्से का खाना तुम खा लो, मैं उपवास करूँगा। यानी इस तरह से दयनीय अवस्था थी हिंदी के इतने बड़े रचनाकार की। जो अतिथि को भोजन खिलाते तो उसे अपने अपने पेट पे पट्टी बांधनी पड़ती है, खुद भूखे पेट रहना पड़ता है। हम दोनों ने कटहल का वे भुजिया किसी तरह से गले से नीचे उतारी। बहुत स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन उस समय स्वाद का विचार करने की हालत हमारी नहीं थी। जब हम लोग बाहर निकले तो सुमन ने खिन्न स्वर में कहा, भाई ये तो बड़ा अन्याय हो गया। मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा था कि सवेरे जल्दी चलना है, लेकिन आपको सिंगार पट्टी से और कोल्ड क्रीम से फुर्सत मिले तब तो। नाम सुमन रख लेने से क्या होता है, अगर सवेरे सवेरे सहज खिल भी न सके। सुमन यानी फूल, फूलों को तो सहज भाव से खिलना चाहिए, श्रृंगार और प्रसाधन की आवश्यकता फूलों को नहीं होती। यूँ हम लोग लौट आए। घर आकर फिर अर्चना की मेरी प्रति खोलकर हम दोनों ने पढ़ा। अर्चना जो निराला जी की पुस्तक थी, काव्य संग्रह था, उसे खोलकर पढ़ा। और निराला ने लिखा था, टू अज्ञेय, द पोइट, राइटर एंड नॉवेलिस्ट इन द फॉरमोस्ट रैंक। यानी जो नए उदयमान रचनाकार हैं, उनमें अच्छे कवि, लेखक और उपन्यासकार के रूप में पहचाना निराला जी ने अज्ञेय को। और नीचे नाम लिख रहे थे, अपने हस्ताक्षर कर रहे थे, NI निराला इंग्लिश में, लेकिन सुमन के टोक देने से वो अधूरा रह गया। NI 18/5/51। सन 36 और सन 51 के बीच, जैसा मैं कह चुका हूँ, निराला जी से अनेक बार मिलना हुआ। उनके तुलसीदास का पहला प्रकाशन 1938 में हुआ था, और मैं उनकी रचनाओं के बारे में अपनी धारणा के आमूल परिवर्तन की घोषणा रेडियो से जिस समीक्षा में की थी, उसका प्रसारण शायद 1940 के आरंभ में हुआ था। मेरठ में हिंदी साहित्य परिषद के समारोह के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया, तो आमंत्रण उन्होंने सहज स्वीकार किया, और मेरठ के प्रवास में वे कुछ समय श्रीमती होमवती देवी के यहाँ और कुछ समय मेरे यहाँ ठहरे। होमवती नंदन, ये साहित्यकार थी हिंदी की, होमवती जी। श्रीमती होमवती जी उस समय परिषद की अध्यक्षा भी थीं, और निराला जी को अपने यहाँ ठहराने की उनकी हार्दिक इच्छा थी कि निराला बड़ी विभूति के रूप में विख्यात हो चुके थे अपने जीवन काल में ही। जिस बंगले में वह रहती थी, उसके अलावा एक और बंगला उनके पास था, जो उन दिनों आधा खाली था, और निराला जी के वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई। ये बंगला होमवती जी के आवास से सटा हुआ होकर भी अलग था, इसलिए सभी आश्वस्त थे कि अतिथि अथवा आतिथ्य को कोई असुविधा नहीं होगी। क्यों थोड़ी चिंता भी थी कि होमवती जी के परम वैष्णव संस्कार निराला जी की आदतों को कैसे संभाल पाएंगे। मेरा घर यहाँ से 3 फलांग दूर था और छोटा भी था। सुमन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल को मेरे यहाँ ठहरने का निश्चय हुआ था, कि अन्य साहित्यकार हैं, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल, ये अज्ञेय के यहाँ ठहरेंगे, और निराला जी हैं वे होमवती जी के यहाँ ठहरेंगे। होमवती जी ने श्रद्धापूर्वक निराला जी को ठहरा तो लिया, लेकिन दोपहर का भोजन उन्हें कराने के बाद वे दौड़ी हुई मेरे पास यहाँ आई, और क्या कहा, भाई शाम का क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं कि निराला जी तो शाम को शराब के बिना भोजन नहीं करते, और भोजन भी मांस के बिना नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं चल सकता, और फिर अगर हम उधर अलग इंतज़ाम करें भी तो लाएगा कौन और संभालेगा कौन? कोई मांस के हाथ नहीं लगाता, शराब के हाथ नहीं लगाता हमारे घर में। ये कठिनाई होने वाली है, इसका हमें अनुमान तो था, लेकिन होमवती जी के उत्साह और उनकी स्नेह भरी आदेशना के सामने कोई बोला नहीं था। पहले हमें लगा था, लेकिन होमवती जी आग्रह किया कि नहीं निराला जी, मेरे घर में ठहरेंगे, मेरे आवास में ठहरेंगे, तो किसी ने मना नहीं किया। तो इस तरह से अज्ञेय और सुमन निराला के अतिथि बनते हैं। स्वयं निराला जी हैं, वो अज्ञेय और इधर होमवती जी हैं, इनके आतिथ्य में कुछ दिन गुजारते हैं।
तो उन्हें तो कुछ इसी तरह समझा बुझाकर लौटा दिया गया। हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेंगे, उन्हें इसमें नहीं पड़ना होगा। संयोजकों में शराब से परिचित कोई न हो ऐसा तो नहीं था। शाम को एक अद्धा निराला जी की सेवा में पहुंचा दिया गया और निश्चय हुआ कि भोजन कराने भी उन्हें सदर होटल में ले जाया जाएगा। वहाँ वे इच्छानुसार यदि आमिष भोजन करना चाहते हैं, मांसाहार करना चाहते हैं तो कर लेंगे। इस तरह से व्यवस्था की गई। शेषांश हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।